तो डियर स्टूडेंट, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है। तो इससे पहले हमने जितने भी लेवल देखे हैं वो कौन कौन से हैं। इससे पहले हमने देखा है कि वेरी बेसिक लेवल से लाइफ कैसे स्टार्ट होती है। वेरी बेसिक लेवल क्या है कि वो एटम से, एलिमेंट से कैसे लाइफ स्टार्ट होती है, फिर वो मॉलिक्यूल्स बनाती है। मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जब मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में थ्रू डिफरेंट प्रोसेस के साथ, थ्रू डिफरेंट बॉन्डिंग के साथ आपस में अटैच होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। मिसाल के तौर पे मॉलिक्यूल्स में हमने एग्जांपल देखी थी, जैसे वाटर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। तो इससे जो वेरी नेक्स्ट लेवल है वो हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनेली लेवल। ऑर्गेनेली लेवल क्या होता है डियर स्टूडेंट? ऑर्गेनेली के जब मुख्तलिफ किस्म के मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एक हमारे पास टाइनी स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर या सेल की ऑर्गेनेलीज भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सब सेलुलर स्ट्रक्चर या वो टाइनी स्ट्रक्चर जो किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका फंक्शन क्या होता है? तो उनका फंक्शन ये होता है कि वो डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू अपना पर्सनल, हर ऑर्गेनेली अपना अपना पर्सनल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। डिवीजन ऑफ लेबर से यहाँ क्या मुराद है? डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद है कि हर ऑर्गेनेली ने अपना अपना एक अलग फंक्शन विद इन द सेल रहते हुए, सेल के अंदर रहते हुए बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। अब अगर इसकी ऑर्गेनेली की हम डेफिनेशन को देखें, डिफरेंट माइक्रो and macro molecules combine to form organelles। दोबारा मैं आपको बताता चलूं कि मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होकर एक टाइनी स्ट्रक्चर, एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर विद इन द सेल बना देते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? उनको हम ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल दूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियस, ये भी क्या है? एक ऑर्गेनेली है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आ जाता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं राइबोसोम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेली सेल में पाई जाती हैं। अगर हम इनका वन बाय वन करके फंक्शन देखें तो हमें पता चलेगा कि ये डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू हर ऑर्गेनेली अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म कर रही है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस को डियर स्टूडेंट बॉस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। मतलब कि इसने इंस्ट्रक्शन जारी करनी होती है हर ऑर्गेनेली को कि फलां ऑर्गेनेली ने फलाना फंक्शन परफॉर्म करना है और फलाने फलाना। इसके अलावा जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आती है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम डियर स्टूडेंट पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और इसका जो मेनली फंक्शन हमारे पास जो होता है वो होता है एटीपी जनरेशन। एटीपी क्या चीज है? एटीपी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये फौरी तौर पे एनर्जी प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और इसी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में ये पाई जाती है सिर्फ ओनली प्लांट्स में, और इनका जो मेनली फंक्शन होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट? फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, क्योंकि उन्होंने प्लांट्स ने अपनी खुराक बनानी होती है, और उसे हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है, इसमें मेनली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जो हमारी नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम्स। इनका जो मेनली फंक्शन होता है वो किसमें होता है? वो प्रोटीन की सिंथेसिस में। प्रोटीन की सिंथेसिस, जो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैकेनिज्म है वो थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस ही बनता है। इससे हमें पता चल सकता है कि इन ऑर्गेनेलीज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये तो डियर स्टूडेंट हमारे पास चंद एक एग्जांपल हैं जो कि ऑर्गेनेलीज की हैं, जो कि डिफाइन कर रही हैं आपको कि कैसे हर ऑर्गेनेली अपना अपना डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अगर डियर स्टूडेंट हम आगे अगर ऑर्गेनेली के लेवल से नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास जो अगला लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आता है वो है सेल लेवल। कि सेल जब एक मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी, के वो प्लांट की स्पीशी है या वो एनिमल की स्पीशी है, तो मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज एक स्ट्रक्चर में डिफाइन हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर में बन जाते हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम सेल का नाम देते हैं। उस सेल के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज भी और डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन के लिहाज से भी और स्पीशी के लिहाज से भी उस सेल में जितनी भी किस्म की ऑर्गेनेलीज होंगी वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी।
अब सेल की अगर हम डेफिनेशन देखें, सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। यही वो पार्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं और ये इन्होंने लाइफ को आगे मल्टीप्लाई करवाना होता है, लाइफ को आगे सस्टेन करना होता है, लाइफ को आगे लेके चलना होता है। जैसे अगर हम सेल की बात करें तो सेल की बेस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं एंड हमारे पास आ सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग स्पीशीज जो सिर्फ और सिर्फ सिंपल और सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है कि ये सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है, सिंगल सेल ही एक लाइफ को डिफाइन कर रहा होता है। अगर मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो हमारे पास ह्यूमन आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, जिनके अंदर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं और उनके अंदर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हो रही होती है। इसी वजह से हम इनको यूनिसेलुलर को हम सिंपल ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या फर्क होता है? प्रो मींस बिफोर और यूकैरियोट मीन न्यूक्लियस, मीन बिफोर न्यूक्लियस, ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक मीन ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसकी मैं एग्जांपल अगर मैं आपको देता चलूं, अगेन वही है जो मैं आपको पहले दे चुका हूं, सिंपल ऑर्गेनिज्म वाली बैक्टीरिया, ठीक है। और जो ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं या जिनको हम यूकैरियोटिक सेल्स भी कहते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल देता चलूं तो हमारे पास ह्यूमन आ जाते हैं, अगेन वही एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये सारे के सारे यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं। इनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जैसे इससे पहले हमने देखा कि सेल्स जो उनसे हैं कि वो कैसे बनते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता चलूं कि वो नर्वस सेल हमारे पास आ जाते हैं जिन्होंने ट्रांसमिशन करनी होती है। ट्रांसमिशन किसकी? एक सिग्नल्स की, एक मैसेजेस की विद इन द बॉडी, के बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सेल की ट्रांसमिशन या सेल जो मैसेज होता है उसको ट्रांसमिट करना होता है नर्वस सेल ने। और उससे पहले हमने देखा कि सेल को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल, के ऑर्गेनिज्म में कितनी किस्म के सेल पाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा, फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल को देखा, फिर हमने यूकैरियोटिक सेल को देखा। तो जैसे जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या होता है कि जब सिमिलर सेल्स, मैं बात कर रहा हूँ सिमिलर सेल, जब एक ही किस्म के सेल्स आपस में कंबाइन होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें। दोबारा मैं आपको बताता चलूं कि टिश्यू लेवल क्या होता है कि जब एक ही किस्म के सेल, एक ही नेचर के सेल आपस में कंबाइन होके एक प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट हो जाए तो वो सेल लेवल से टिश्यू लेवल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिख के बताऊं, सिमिलर सेल्स आपस में कन्वर्ट होके एक लूज शीट्स या बंडल्स बना देते हैं। मिसाल के तौर पर वो कैसे लूज शीट्स और बंडल्स होती हैं? जस्ट लाइक दिस। इस तरह की जो शीट्स बन जाती हैं, इस तरह की जो लूज बंडल्स बन जाते हैं, ये आपस में क्या है कि एक ही किस्म के सेल्स हैं और ये आपस में कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक वर्क जो है वो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सेल से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली ये सेल से टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रेस्टोरेंट हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। एनिमल में जो टिश्यूज होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, और जो प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स में अगर टिश्यूज की बात करें तो वो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, एनिमल्स में हमारे पास मसल से टिश्यूज होते हैं। कौन से? मसल्स, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने आपको नर्व सेल की एग्जांपल दी थी, इसी तरह हमारे पास नर्वस टिश्यूज भी होते हैं। अगर प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स के बाद हमारे पास जाइलम टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं हमारे पास, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, कोलेन्काइमा टिश्यूज होते हैं हमारे पास। मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हो सकते हैं। अगर हम इनके वन बाय वन करके रेस्टोरेंट इनके फंक्शंस को देखें कि एनिमल्स में मसल्स टिश्यू का क्या फंक्शन होता है। मसल टिश्यूज ने मूवमेंट को कंट्रोल करवाना होता है। किसको करवाना होता है रेस्टोरेंट? मूवमेंट को कंट्रोल करवाना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मूव
मिसाल के तौर पे हमारे आर्म्स में, हमारे बाजुओं में बाइसेप्स मसल होते हैं, ट्राइसेप मसल होते हैं, तो ये हमारे बाजुओं की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ग्लैंडुलर मसल्स होते हैं। ग्लैंडुलर मसल्स मीन जिन्होंने हार्मोन्स को रिलीज करना होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल देता चलूँ, पेंक्रियाज, ठीक है। पेंक्रियाज जो है कि वो हार्मोन्स की जो इंटेंसिटी होती है उसको कंट्रोल करता है। और वो कौन कौन से हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है? हमारे पास एक इंसुलिन हार्मोन होता है, एक हमारे पास ग्लूकागोन होता है। तो ये दो हार्मोन्स डियर स्टूडेंट वो हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जो शुगर की कंसंट्रेशन होता है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर नर्वस टिश्यूज की बात करें, नर्वस टिश्यूज डियर स्टूडेंट तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये ट्रांसमिशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ट्रांसमिशन किसकी के बॉडी में मैसेजेस की जो तरसील है कि मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, वो नर्वस टिश्यूज और नर्वस सेल्स मिलकर आपस में काम करते हैं। अगर प्लांट्स की तरफ अगर हम मूव करें, प्लांट्स में हमारे पास जाइलम टिश्यूज है। जाइलम टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है? फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर वाटर, कि पानी की जो तरसील है, पानी के जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो जाइलम टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज आते हैं। ये किसके लिए यूज होते हैं? ये फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड, कि उन्होंने फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है जहां पे प्लांट को जरूरत होगी। इसके अलावा हमारे पास पैरेनकाइमा टिश्यूज आ जाते हैं। पैरेनकाइमा मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं और इनके डिफरेंट स्टोरेज वगैरह में भी इनका रोल होता है। इसलिए हमारे पास कोलनकाइमा टिश्यूज आ जाते हैं। कोलनकाइमा टिश्यूज क्या आता है कि इन्होंने मेनली जो टिश्यूज प्लांट में फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ये अपना मेन रोल अदा कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर कंफ्यूजन।